हेलो, गुड मॉर्निंग सभी ऑनलाइन वाले लोगों को। अभी हम लोग यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है ये। और वो जैसा कि यहाँ से बताया गया है, बीपीएससी फाउंडेशन नाम दिया गया है। लेकिन जो एक कॉमन फाउंडेशन टाइप का ये जो बातें कही जाती हैं, इसका जो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि उसमें पीटी और मेंस क्लास दोनों एक साथ कराया जाए। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स मुझे कराना है, मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, उसी में जहाँ जो पीटी की बातें हैं, वो जो फैक्ट है वो उसी स्टोरी के पार्ट के रूप में ही फैक्ट आते जाए। अब ये पढ़ने वाले हैं वो ये डिसाइड करें कि उसमें से क्या पार्ट मेंस का है और क्या पार्ट पीटी का है। आईएएस का जो भी कोर्स चलता है उसमें यही होता है अभी के टाइम पे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जब आईएएस का बैच स्टार्ट होता था तो उसमें जो पीटी का क्लास अलग चलता था और मेंस का क्लास अलग चलता था। जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक मेंस के क्लास चलते थे और दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक का पीटी का क्लास चलता था आईएएस में। बता रहा हूँ, जो पहले की बात है ये। और जून में फिर पीटी का आईएएस का एग्जाम होता था और उसका फ़ायदा ये होता था कि टीचर ही क्लियर कर लेता था। 2 कॉपी बनते थे। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 2 कॉपी बनता था। एक कॉपी होता था पीटी का और एक कॉपी होता था मेंस का। यूपीएससी ने भी सिलेबस इसी तरह से दे रखा है। मेंस का सिलेबस अलग तरीके का दे रखा है, पीटी का सिलेबस अलग दे रखा है। और ये बच्चे के लिए जब पढ़ने के दौरान ही वो क्लियर हो जाता था कि मेरा ओरिएंटेशन क्या होगा। सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन है तो उसका पढ़ने का तरीका अलग हो जाता था, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन है तो उसके पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का तरीका अलग हो जाता था। ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता था कि फिर पीटी का भी रिजल्ट खूब होते थे और मेंस के भी रिजल्ट होते थे। और मेनली हिंदी मीडियम की बात करूं तो उसमें आईएएस में एक तरह से कहा जाए कि 100 लड़के अगर क्वालिफाई करते थे तो 30 से 40% बच्चे हिंदी मीडियम के होते थे। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे उनको सब एक साथ मिक्सअप करके दे दें तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हमारा पीटी है, क्या हमारा मेंस है। और फाउंडेशन के नाम पे जो पीटी कम मेंस होता है उसमें पीटी भी कम हो जाता है और मेंस भी कम हो जाता है और जो होता है वो मिक्सअप हो जाता है। बच्चा उसको संभाल ही नहीं पाता है। कोचिंग से उसको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए रिजल्ट लेने में उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। हमने यहाँ पे अपने यहाँ आईएएस में बीपीएससी के क्लास में हमने एक तरीका नहीं, जो पुराना तरीका था उसी को फॉलो किया और कभी हमने मिक्सअप नहीं किया। आप पहले भी जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो फाउंडेशन का क्लास, जब हम लोग का जो फाउंडेशन है इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है, ये 2 पार्ट इसके हैं। एक इसका पीटी अलग है और मेंस अलग है। सेम टॉपिक का पीटी का नोट्स आपका अलग बनेगा, मेंस का नोट्स अलग बनेगा। ऑलमोस्ट टीचर भी सारे अलग हो जाते हैं। ऑलमोस्ट टीचर मुझे छोड़ करके बाकी टीचर भी अलग हो जाते हैं। पीटी के टीचर अलग हो जाते हैं, मेंस के टीचर अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसमें पीटी का कंप्लीट अलग से जो 8 सेक्शन हैं बीपीएससी के पीटी में, जहाँ से 150 क्वेश्चंस आते हैं, वे सारे के सारे हमारे अलग नोट्स बनते हैं। सारे सेक्शन का नोट्स बनता है अलग से। मेंस के जो 6 सेक्शन हैं सारे का 6 कॉपी अलग से बनता है। और यहाँ पे बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है तैयारी कर पाने में। कहा जाता है कि एग्जाम हॉल में ज्ञान जरूरी है। भाई क्वालिफाई करना, सिलेक्शन पाना है तो क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ये एग्ज़ाम हॉल है, भाई सिलेक्शन का रास्ता तो एग्ज़ाम हॉल होके ही जाता है। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम हॉल है इससे होके ही आप क्वालिफाई करेंगे, बीपीएससी में सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ से सिलेक्शन पाने के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे इस एग्ज़ाम हॉल में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिवली दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना होगा। ठीक है। लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस तो यहाँ तब होगा ना कि इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज्ञान जरूरी है। दैट इज कॉल्ड नॉलेज। ये जरूरी है। ठीक है। और नॉलेज के लिए फिर आता है कि 10 स्रोत को एक बार पढ़ें। 10 स्टडी मटेरियल है आपके पास, उसको एक बार पढ़ें, या एक स्रोत को, एक सोर्स को 10 बार पढ़ें। नॉलेज के लिए क्या जरूरी है? 10 को एक बार की एक को 10 बार। ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? एक को 10 बार। क्लियर है?
लेकिन अब समस्या ये है कि ये एक हमारे पास आएगा कहाँ से, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यही कंपटीशन में और बाकी हर जगह, वैसे ग्रेजुएशन के एग्जाम में, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी, तो आप नोट्स तो खोजते ही रहते हैं कि यार ये टॉपिक आने वाला है, इसका कोई स्टडी मटेरियल हो तो दे दूँ, मैं 10 बार इसको पढ़ जाऊँगा, याद हो जाएगा, जाके एग्जाम हॉल में कम से कम पास करने लायक तो लिख ही देंगे। यही सब तरीका होता है। प्रैक्टिकल तरीका यही है। विद्वान बनने के लिए तो भाई आप 100 किताबें पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास क्या होगा, ढेर सारा एक्सपीरियंस होंगे, प्लस मिसलेनियस नॉलेज बहुत होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जब 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखना होगा, तो वहाँ पे अनुमान नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे ज्ञान चाहिए। यही होता है ना तरीका, क्योंकि वो 3 घंटे में ही 8 क्वेश्चन लिखना है, सोचो। और वो 8 क्वेश्चन एकदम से क्या होना चाहिए, हर क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन सामने आया, हमारे पास जो नॉलेज का जो फ्लो है, वो फ्लो दिमाग में एकदम से भर जाना चाहिए। और इसी बात के लिए तो हम साल 2 साल तैयारी करते हैं। साल 2 साल तैयारी किए, और उसके बावजूद जब एग्जाम हॉल में गए, वहाँ पे अगर हमें अनुमान लगा लगा करके लिखना पड़ रहा है, दिमाग से बातों को खींच खींच करके लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब फिर तैयारी किए किस बात के लिए थे? तैयारी तो इस बात के लिए किए थे ना कि जब वो 3 घंटा, भाई 3 घंटे का जब हमारे पास टाइम मिले, तो उसमें जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को हम एकदम टू द पॉइंट बेस्ट तरीके से उसमें लिख दें, जिससे कि कॉपी जांचने वाले को एक पर्सनालिटी मिल जाए कि हाँ, ये पर्सनालिटी है जो कि चैलेंजेस को दिए गए टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर रहा है। भाई 8 क्वेश्चन, 8 तरह के चैलेंज है ना वो, और आपको अधिकारी बन के भी क्या करना है, चैलेंज ही तो फेस करना है। तो अधिकारी बन के भी आपको चैलेंज फेस करना है। और वहाँ पे पता चला कि एक चैलेंज आपको दिया गया, किसी गांव में कोई क्राइम हो गया है, या किसी गांव में पेयजल योजना में कोई दिक्कत आ रही है। भाई पानी जो टेस्ट कराया गया, एजेंसी दिल्ली से आई, हर घर नल का जल वाले का, ठीक है, अगर कोई एजेंसी वहाँ पे आई और उन्होंने पानी का सैंपल लिया, सैंपल लेकर के जब जांचा तो उसमें वो गंदा था, पीने लायक नहीं था। अब आप एसडीएम उस एरिया के हैं, तो भाई आपको तो अब उस पर एक्शन लेना होगा। अब पता चला कि एक्शन आप 7 दिन 8 दिन में एक्शन लेंगे, दिए तो आपको फिर तो रिपोर्ट भी भेजना है साथ में। भाई 1 दिन के अंदर में जांच करके इसका रिपोर्ट दिया जाए, 4 दिन के अंदर में इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए। और यहाँ 3 घंटे में पता चला कि 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 घंटे में हम 1 ही क्वेश्चन लिख पाए, 2 ही क्वेश्चन लिख पाए। या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 300-400 वर्ड में, हमने पूरा 1200 वर्ड में लिखा एक क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को 100 वर्ड में लिखा। तो ये तो एक तो ये बैलेंस पर्सनालिटी नहीं मिली ना एग्जामिनर को। एग्जामिनर को हमें कौन सा पर्सनालिटी चाहिए, एक बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए, जो कि 3 घंटे में 8 क्वेश्चन को, 8 चैलेंजेस को टू द पॉइंट बेस्ट तरीके से लिख दे। एग्जामिनर उसको सेलेक्ट कर लेगा नहीं, एग्जामिनेशन एक तरह से पर्सनालिटी सेलेक्ट कर, सुटेबल पर्सनालिटी को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में बीपीएससी में जाएंगे तो 8 क्वेश्चन आपके सामने। तो यही है यहाँ पे कि जो शाश्वत सत्य है, जो ट्रूथ है, जो एक्चुअल जो कहा जाए ट्रूथ है, वो ट्रूथ यही लाइन है। अब इस लाइन को अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग तरीके से इसको फॉलो करते हैं। कोई फॉलो करता है और कोई फॉलो नहीं करता है, उसका टाइम लगता है, सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो पहले नहीं फॉलो करते हैं, फिर फॉलो करते हैं, उनका ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं जो फॉलो करते ही नहीं हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो शुरू में ही उसको फॉलो कर लेते हैं। शुरू में ही फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि एक बार वो सोच लेते हैं कि चलो मैं जो भी मुझे 3-4 महीना, 8 महीना, 10 महीने का टाइम मिला है, मैं अपने जो बेस्ट ऑफ एनर्जी है उसमें झोंक देता हूँ। कई लोग होते हैं कि उतना एनर्जी झोंकने के लिए वो मेंटली तैयार ही नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर कभी इस किताब, कभी उस किताब, कभी उस किताब में घूम करके अपने आप को इंगेज्ड रखते हैं। उनको भी पता है कि वो रिजल्टेंट इंगेजमेंट नहीं है, ये जो वो कर रहे हैं उससे एग्जाम हॉल सीधे नहीं जुड़ रहा है। भाई आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान इस बात को देखते हैं ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका एग्जाम हॉल में क्या यूज है। जो पढ़ते समय हर पढ़ाई को एग्जाम हॉल से जोड़े रखेगा उसको ज़्यादा मेहनत लगेगा। और जब आप एग्जाम हॉल से अपने पढ़ाई को एग्जाम हॉल से जोड़ने में बड़ा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, बड़ा ही इफ़िशियंसी, माने हायर लेवल ऑफ इफ़िशियंसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस समय जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमारी पढ़ाई, उस समय आप खुद समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब उसको एग्जाम हॉल में, तो फिर वहाँ पे कंसंट्रेशन ब्रेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। और महीना दिन ऐसे अपनी पढ़ाई को एग्जाम हॉल से जोड़ के पढ़ लेंगे तो 2-3 kg वजन घट जाएगा। इतना पढ़ाई मेहनत का काम होता है। आप गांव में देखते होंगे कि आपके घर में
उसको ज़्यादा, जो एक होते हैं जो फिजिकल मेहनत करते हैं, खेत खलिहान में जाके काम करते हैं, और एक घर में होता है जो पढ़ाई करता है, वो खेत खलिहान वाले पढ़ाई वाले को ज़्यादा इज्जत करते हैं। उनको पता है कि जो पढ़ाई कर रहा है वो उनके खेत खलिहान में किए जा रहे काम की तुलना में ये ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है। ये इसमें दिमाग भी लग रहा है, इसमें शरीर भी लग रहा है, प्लस इसमें वजन भी घट रहा है। उसमें वजन नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ वजन घट जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, जब आप अपनी पढ़ाई को एग्जाम हॉल से जोड़ के, जो पढ़ रहे हैं पीटी में किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएगा, पढ़ रहा हूँ मेंस में इस तरह से इसमें इस पढ़ाई से मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंडियन एक्सप्रेस का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हिंदू का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहा हूँ इसका एग्जाम हॉल में, चूंकि हमारी मजबूरी ये है कि अभी हम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी हम किस बात के लिए पढ़ाई करेंगे, अभी तो हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना है। एग्जाम, लोग, बहुत सारे लोग इसका विरोधी हो सकते हैं कि भाई एग्जाम के लिए पढ़ने के बदले आदमी को क्या करना चाहिए, ज्ञान के लिए, माने ओवरऑल कहा जाए कि व्यापक ज्ञान, व्यापक नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि बीपीएससी ने ही तो ऐसा सिस्टम तय कर रखा है कि वो बड़े ज्ञान वाले का सिलेक्शन नहीं लेती है, वो किसका सिलेक्शन ले लेती है, जिसको पटना कलम आता है, जिसको संथाल विद्रोह की बातें याद है, उसी को वो सिलेक्शन ले रहे हैं। तो स्मार्ट आदमी का मतलब ये होता है कि जैसी जरूरत हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। अभी हमारी जरूरत ये है तो इसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर कोई दूसरी बात आएगी तो उसके अनुसार वहां जाकर ढाल लेंगे। होगा कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे, चाहे इंडिया लेवल पे, जितने भी नगर पालिकाएं अपने शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए, स्वच्छता के लिए पूरे इंडिया की जितनी नगर पालिकाएं हैं क्या मॉडल अपना रही हैं, ये काम मुझे सौंप दिया गया जिससे मैं पटना में सफाई के काम में वो बेस्ट ऑफ मॉडल इंप्लीमेंट कर सकूं। तो ये स्टडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जब सौंप दिया जाएगा तो मैं देखूंगा पूरी जाकर के देश के अंदर, देश के विदेश में जाकर के, भाई कैसे सीवर लाइन आ रहा है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, डिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, स्वच्छता सफाई के लिए कैसे किया जा रहा है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या चीज़, कौन से डायग्राम बनाया जा रहा है, कौन से फोटोग्राफ बनाए जाते हैं, अवेयरनेस के लिए क्या क्या, ये सब बातों को मैं जाके देखूंगा। तो जैसी स्मार्ट आदमी का मतलब यही होता है कि जैसी चुनौती वैसा तरीका। अभी की चुनौती क्या है, अभी एग्जाम हॉल में मुझे पटना कलम याद करके जाना है, समझ के नहीं जाना है। क्या करके जाना है, याद करके जाना है। सब समझ के जाएंगे। अगर मान लीजिए 10,000 पीटी का रिजल्ट आएगा तो 10 के 10,000 जाएंगे उसको, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो समझ के जाएंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो याद करके जाएंगे। क्वालिफाई कौन करेगा, याद करके जाएगा। ऐसी ही हमारी जरूरत है, तो ऐसी जरूरत है तो उसके अनुसार हम कर लेंगे। तो ये शाश्वत सच्चाई है कि ये एक स्रोत कहाँ से आएगा, तो इसी एक स्रोत में, इस एक स्रोत को कहा जाता है क्लास नोट्स। ये क्लास नोट्स आपके पास बन जाने चाहिए, ठीक है। और क्लास नोट्स में क्या फायदा होता है भाई, इसमें टीचर का अपना एक्सपीरियंस काम करता है। और एक टीचर, मान लीजिए आप एक कैंडिडेट के रूप में आपको 16 सेक्शन पढ़ने हैं, 8 और 6 14 सेक्शन पढ़ना है, ऑप्शनल का 2 पार्ट मान लें तो 16, टोटल 16 सेक्शन आपको बीपीएससी में पढ़ना है। तो आप अकेले 16 सेक्शन पढ़ सकते हैं एग्जाम हॉल में, तो एक टीचर एक सेक्शन तो पढ़ ही सकता है। उस एक टीचर के अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे जाके आपको अगर ये कॉपी बनवा दे तो स्वाभाविक रूप से आप जो खुद से कॉपी बनाएंगे उसकी तुलना में उसका कॉपी बेहतर होगा। वही बेस्ट होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो निश्चित रूप से 0 से 100 के बीच में जाएं तो वो काफी ऊपर तक पहुंचा देगा जरूरत को उसके। अब इसके ऊपर और यहाँ पे आता है कि पहले इस एक क्लास नोट्स को 10 बार याद कर जाते हैं तो कम से कम नॉलेज का, किसी भी टॉपिक का जो कोर पार्ट है वो सारा याद हो जाएगा। अब रह गया उसको और अच्छा करना, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता है बिहार में बनता है पुआ, बनता है बिहार में, बिहार का एक डिश है ये, तो पुआ बनता है तो उसके ऊपर अब मालपुआ। तो मालपुआ क्या होता है, पुए को जब किसी चीज में वो क्या बोलते हैं उसको, रबड़ी वगैरह में जब डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं मालपुआ। तो भाई मान लो इसको पुआ मान लीजिए और उसके ऊपर अब रबड़ी आप डालिए। रबड़ी कैसे डालेंगे आप, भाई अलग अलग स्रोत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, किताब पढ़िए, लेकिन हमेशा ध्यान में पढ़ाई के साथ एक कंडीशन होता है कि जो क्या मैं इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें डाल रहा हूं क्या वो एग्जाम हॉल तक जा पाएगा। अदरवाइज तो जाएंगे, फैक्ट की तो भरमार पड़ी हुई है। ताजमहल के नींव में कितने ईंट डाले गए, ताजमहल के नींव में ईंट डाला गया कि क्या डाला गया, आ रहा समझ में। तो ऐसे बड़े सारे फैक्ट होते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि जो 20-25 फैक्ट आप याद करते हैं उतना ही फैक्ट है वो।
20,000 फैक्ट है। तो हमेशा फैक्ट डालने के, टीचर ने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, अब आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो एग्जाम की जरूरत, और दूसरा क्या वो फैक्ट बार बार पढ़ने के बावजूद एग्जाम हॉल तक जा पाएगा। अगर एग्जाम हॉल तक नहीं जा पाएगा तो उससे अपने नोट्स को बेवजह बोझिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ये दो बातें हैं, एक एग्जाम की जरूरत के अनुसार फैक्ट उठता है। अब टीचर का मतलब, टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो यही करते हैं कि भाई एग्जाम की क्या जरूरत है। नहीं तो पता लगे बीपीएससी की क्लास में कोई आईएएस वाली पढ़ाई पढ़ाने लगे, तब तो फिर बीपीएससी का हिस्ट्री मेंस का क्लास था, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री मेंस का, इसमें यही कल्चर वाला। हमने एक बड़े अच्छे बड़े सीनियर टीचर के पास बच्चों को भेज दिया कि आप जाइए मेंस का, वहाँ से पढ़ लीजिए। हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इसको इनका कर थोड़ा, माने बिहार के बच्चे हैं सब, आप भी बिहार के हैं, आप इनका है। पता लगी दूसरे तीसरे दिन बच्चे लौट के वापस आ गए, ना ना सर हमें नहीं पढ़ना है। क्या कि हमें तो बिहार पढ़ना है ना, हमें तो अपनी एग्जाम पढ़ना, हमें यूपीएससी थोड़ी पढ़ना है। और वहाँ तो एग्जाम यूपीएससी पढ़ाया जा रहा है, 1857 के नाम पे वहाँ पे यूपीएससी पढ़ाया जा रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पे वहाँ पे यूपीएससी पढ़ाया जा रहा है। जबकि हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत तो बीपीएससी है। 1857 में बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार, हमारी ये जरूरत है। तो ये तो हम तो पढ़े हुए हैं पहले से यूपीएससी वाला, क्योंकि उस जमाने में सीधे लोग बीपीएससी की तैयारी नहीं करते थे, सब एग्जाम देने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते, सब बीपीएससी की तैयारी करते थे। यूपीएससी वगैरह में जब नहीं होता था तब लोग बीपीएससी में आते थे, आज से 3-4 साल पहले। अब तो लोग सीधे तरीका ये आ गया कि पहले बीपीएससी की तैयारी कर लूँ और इससे एक सिलेक्शन पा जाऊँ और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि इसका सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस छोटा है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। और ये संभल जाएगा, और इसको संभालने की अगर आदत पड़ जाएगी तो ये बड़ा वाला भी संभल जाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये एक तरह से बेटर अप्रोच है ये। तो उसी में आता है कि ये क्लास नोट्स, और इसके ऊपर फिर आप जो आपके पास टाइम है उस टाइम के अनुसार कोई बुक्स ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, पत्रिकाएं ले लीजिए, ठीक है, और इससे पढ़ लीजिए। कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, फिर आप सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें मैटर मिल रही हैं उसको ले करके जोड़ लीजिए। तो आपको जहाँ से भी जो भी मिले, ये सारे से आप इस नोट्स को चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से कोई परहेज नहीं है, कोई रोक इस पे नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ, जहाँ तक इस मैटर को संभाल सकते हैं उतने ही तक आप इस चीज़ों को इसमें जोड़िए। अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसमें से चीज़ों को कम करते जाइए। क्लियर है? नोट्स को मन करे तो केवल न्यूज़पेपर से और मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ चीज़ अगर आ रहा है तो उससे आप इसको जोड़ करके उतने तक ही इसको और उसको बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए। क्लियर है? ये तो ये आता है। तो ये एक जो स्रोत है वो उसी की खोज है, वही खोज जो कोचिंग होता है, क्लास होता है, उसमें इसी एक तैयार हो जाता है। और तैयार होने में आप जानते हैं कि पढ़ने का 3 तरीका होता है। एक तरीका होता है पढ़ना, जैसे आप आज सुबह में अखबार में न्यूज़पेपर को आपने पढ़ा होगा, उसी चीज़ को टीवी पर देखना, रेडियो से सुनना। न्यूज़ में, रेडियो पर न्यूज़ में आया कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई है, वो स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारा आपने रेडियो पर इसको सुना, और तीसरा इसी चीज़ को आपने टीवी पर देखा। तीनों में एक ही फैक्ट है, न्यूज़पेपर में, रेडियो से और टीवी से। याद किसमें ज्यादा होगा? किससे ज्यादा याद होगा? पढ़ने से, सुनकर पढ़ने से, या देखकर सुनकर पढ़ने से? देखकर सुनकर पढ़ने से ज्यादा याद होता है, और उसको भी ऑर्गेनाइज तरीके से। एक टाइम फ्रेम है ये जो पीटी की जरूरत है और जो मेंस की जरूरत है, इसमें टाइम लगता है। जैसे नहीं कहा जाता है कि आपके समय, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था समय समय से ही आता है। बच्चा गर्भ में गया, 9 महीना टाइम लगेगा। किसी के बहुत जल्दी नहीं, मेरा राजपाट लूट रहा है, मेरा राजकुमार जल्दी आ जाए, वो जल्दी राजकुमार नहीं आएंगे, वो टाइम से ही आएगा। तो ये सिलेबस की भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने में समय लगेगा, और उतना टाइम आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरह उतना टाइम आपको देना चाहिए। इस बीच में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में तेजी होनी चाहिए, लेकिन जो सिलेबस को, जैसे नहीं होता कि एकदम से जल्दी में है कि अभी 68 अभी पीटी पढ़ा भी नहीं, तब तक जाके पीटी दे आता हूँ, मेंस तैयारी है नहीं, तब तक मेंस दे आता हूँ, और नहीं होता है तो फिर भगवान से दुखी भी हो जाता हूँ कि भगवान तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान आपके ऊपर ध्यान देंगे तो किसी के ऊपर अन्याय करना पड़ेगा उनको, और भगवान कभी अन्याय
नहीं करते हैं। 100 लोगों का सिलेक्शन होना है तो भाई 100 योग्यतम का सिलेक्शन होगा ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें से एक को हटा के और आपको उसमें जोड़ दिया जाए। तो आपको जोड़ा जाएगा तो जिसको हटाया जाएगा उसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अन्याय हुआ, और भगवान अन्याय नहीं करते हैं। क्लियर है ये? तो ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे एक हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी जो एग्जाम का जो परफेक्ट जरूरत है उसमें यही है कि पीटी अलग हो और मेंस अलग हो, ये दोनों का अलग अलग कॉपी बने और आपके पास भी इस तरह से कॉपी होना चाहिए। और बीपीएससी में जो कॉपी होता है वो प्लेन, जो मेंस जब देने जाते हैं तो प्लेन पेज होता है, ठीक है। और इस तरह से पतला पतला अपना कॉपी अपने पास रख लीजिए, जिससे कि कई बार बीच में चेंज करना पड़े तो कोई एक आध पेज चेंज करा लिया, नया पेज उसमें जोड़ने का मन किया तो जोड़ लिया। ये वाला स्पाइरल वाले होने का फायदा ये होता है कि कॉपी को बीच में से पेज को आप चाहें तो हटा सकते हैं और नया पेज उसमें जोड़ सकते हैं। तो कॉपी क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, कॉपी रूल वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसके पढ़ने का, तो इसमें देखो अब हमने ये कहा कि भाई 2 पार्ट में इसको बांटा था हमने। कौन कौन से 2 पार्ट में बांटा? पीटी और मेंस। तो अभी पीटी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और पीटी वाले में जाएंगे तो यहाँ पे बीपीएससी 68th पीटी है ये का। 67 तो अब उल्टी गिनती चल रहा है, अब अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में। अब उनको डेट दे देना चाहिए, पता नहीं क्यों डेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, टिकट कराना होता है। अब लास्ट मोमेंट में टिकट करेंगे तो टिकट ही नहीं मिलेगा, फिर सोचो उसमें हज़ारों हज़ार रुपये सबके एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएंगे। एक बार ऑलरेडी खर्चा करा चुके हैं, फिर दोबारा अब 15 दिन पहले अगर डेट आप देंगे तो 15 दिन पहले डेट देंगे तो 15 दिन पहले का टिकट का प्राइस अलग ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा पहले टाइम दे देते तो लोग टिकट कराते, जो पूरे देश से लोग जाते हैं पटना बिहार एग्जाम देने के लिए, जो भी बिहार के लोग बाहर बाहर हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने डेट नहीं दिया है। लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की बात ये कर रहे हैं। तो बीपीएससी 68th का है और ये 68th भी पीटी के इंतजार 67th के कारण ही रुका पड़ा है। जैसा कि अभी जो एक सूचना आई थी कि डीएसपी के बीपीएससी 68th के लिए बीपीएससी ने जो सारे डिपार्टमेंट से जो पोस्ट डिमांड किया है उसमें शायद डीएसपी के 85 की 86 सीट का एग्जैक्ट संख्या हो जाएगा जो 68th में जुड़ेगा, वो मिला हुआ है गृह विभाग से डीएसपी का 68th के लिए। एसडीएम का तो वो अलग अलग टाइम पे, अभी तो नोटिफिकेशन जब जारी करेंगे अंदर से तो अपना बीपीएससी का तो अपना काम चलते रहता है। तो 67th का तो जो वैकेंसीज है वो तो क्लियर है बिल्कुल, जो 67th के तहत भरा जाएगा। अब जो 68th के तहत भरा जाना है, जिसका नोटिफिकेशन आना है, उसका वो सारे डिपार्टमेंट से उनकी वैकेंसी मांगने लगते हैं। तो उसमें एक जो सूचना बता रहे थे लोग, एग्जैक्ट संख्या हमको नहीं ध्यान आ रहा है, कि उन्होंने गृह विभाग से डीएसपी का पोस्ट मांगा है और डीएसपी का अच्छा खासा सीट है इस 68th वाले में, जैसा कि वो आया हुआ है जो कि 68th में जुड़ेगा। और फिर इसी तरह से बाकियों से लेंगे वो रेवेन्यू सर्विस के। रेवेन्यू सर्विस में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रेवेन्यू सर्विस में बहुत भर्तियां हो गई हैं। आरडीओ का आ सकता है, ग्रामीण विकास वाला, इसके पोस्ट आ सकते हैं और भी कुछ कुछ निकलेगा पोस्ट बहुत सारे। तो 68th का, तो जैसे ही 67th का एग्ज़ाम होगा वैसे ही एक आध महीने के अंदर में हमें लग रहा है कि 68th का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये 67 जैसी स्थिति इसकी ना हो, एक तो दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, अभी आ गया सितंबर अगस्त, 1 साल लेट हो गया ये एग्ज़ाम। नहीं तो ये बीपीएससी 67 1 साल लेट हो गया और 1 साल लेट होने के कारण 68th भी 1 साल लेट हो गया, ठीक है। कई बार डर इस बात का भी लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेट हो तो 68 69 को दोनों को एक ही साथ निकाल दे। एक साथ होता है ना, बीपीएससी का ये तरीका रहा है ना कि 56 59 60 62 63 से रेगुलर हो गया था, 63 64 65 66 67 ये सब रेगुलर हो गया। लेकिन अब फिर 2 साल लेट हो गया, 2 साल लेट हो गया तो ये क्या करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 एग्जाम को 68 70 एक ही साथ क्लब कर दें, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं ये, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 68th बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी 68th है। तो बीपीएससी 68th पीटी में आप जानते हैं ये टोटल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस हैं ये इसमें, ठीक है। और इसके जो टोटल नोट कर लीजिए इसको, इसमें जो चैलेंजेज आपके ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वेकेशन के लिए, आपके पास 8 कॉपी बनेगा और 8 कॉपी में एक तो इकोनॉमी का है, एक 10 से 12 प्रश्न यहां से होते हैं इकोनॉमी के। इकोनॉमी के 10 से 12 प्रश्न के लिए इकोनॉमी आप तैयार करते हैं।
अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। दूसरा सेकंड, इकोनॉमी के बाद राज व्यवस्था, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, पॉलिटी। इस बार का जो पॉलिटी का क्वेश्चन था वो थोड़े डिफिकल्ट हो गया था 67th में। हिस्ट्री के क्वेश्चन इजी हो गए थे, साइंस के क्वेश्चन इजी हो गए थे, और पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो गए थे। ये भी 10 क्वेश्चन के लिए होता है, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से भी आता है। ये 10 क्वेश्चन मान लीजिए, ये भी 8 से 10 क्वेश्चन के लिए होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री ये तो 20 से 25 प्रश्न के लिए, हाँ 20 से 25 क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं हिस्ट्री से। तब सोचो अपने आप में, ये अपने आप में एक कॉपी मांगता है। ये इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबको एक सुंदर सा कॉपी, जो बेस्ट ऑफ फैक्ट के साथ बिहार का इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों को जोड़ करके एक ये मांगता है। उस तरह से इंडियन पॉलिटी और बिहार का पॉलिटी एक ये मांगता है। क्लियर है? अभी आप देखते हैं कि 100 साल मनाया गया बिहार विधानसभा भवन का 100 साल मनाया गया। अभी प्राइम मिनिस्टर जो गए थे थोड़े दिन पहले, तो बिहार एक राज्य के रूप में तो 1912 से है, तो उसका 100 साल पहले मन चुका था। तो ऐसे कई सारे, जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो उन्हें कई सारी बातें बताई थी उसमें कि 2015 में कुछ मना 100 साल, फिर अभी 2022 में जो भवन था उस भवन का 100 साल, विधानसभा भवन का 100 साल मनाया गया है, पूरा हुआ। ठीक है, इतिहास का। उसके बाद जाएंगे तो भूगोल, ज्योग्राफी, और यहां पर भी ज्योग्राफी, भूगोल, और यहां 3 भूगोल हो जाता है। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और बिहार ज्योग्राफी है। ये 3 ज्योग्राफी बनता है ये ज्योग्राफी। उसके बाद फिर साइंस, विज्ञान, साइंस का, भूगोल भी, ज्योग्राफी का भी आप 20 से 25 प्रश्न मान लीजिए, 25 क्वेश्चंस के आसपास। साइंस के भी 30 के आसपास क्वेश्चन मान लीजिए, 25 से 30 प्रश्न साइंस के। यहां पे 4, साइंस वाले में 4 सेक्शन हैं। कौन कौन से 4 सेक्शन हैं? एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो सब मिला करके टोटल यहाँ से 25 से 30 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो कितने हो गए? 50 और 30, 80 और 10, 80, 100 हो गया। 100 क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट। और इसके बाद अभी भी जाएंगे तो 3 सेक्शन बचा हुआ है। कौन कौन सा 3 सेक्शन बचा हुआ है? एक बचा हुआ है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, बिहार विशेष। ठीक है, और बिहार विशेष में जाएंगे तो ये भी 20 से 25 प्रश्न के लिए है। ये सारे बिहार का इकोनॉमी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री कल्चर, बिहार का करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शन को मिला देंगे तो ये 20 से 25 प्रश्न के लिए हो जाएगा। अभी भी 2 टॉपिक बचा हुआ है। 6, ये छठा था, ये 6, 7वां कौन सा हो जाएगा? 7वां हो जाएगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद के दौड़ में शामिल भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है। ABCD 4 इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो क्या जानेंगे? इसको बोला जाता है करंट अफेयर्स। आपको ये जानना होगा। ठीक है, अमेरिका की भारतीय मूल की
की नागरिक जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है करंट अफेयर्स का। अभी जो विंबलडन हो रहा था, अभी होगा विंबलडन का, अभी कौन सा हो रहा था अभी, नहीं, टेनिस का जो टूर्नामेंट विंबलडन ही हो रहा था शायद, तो उसका, हाँ विंबलडन ही हो रहा था। तो उसमें क्या है, कौन उसने जो मेन सिंगल्स है उसका खिताब किसने जीता, फीमेल का खिताब किसने जीता। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे तो फीमेल डबल, मेल डबल और प्लस मिक्स डबल, क्योंकि सानिया मिर्जा पहुंची हुई थी, शायद मिक्स डबल में काफ़ी एडवांस स्टेज तक थी, आगे हम फॉलो नहीं कर पाए कि कहाँ तक वो पहुंच पाई, लेकिन काफ़ी ऊपर तक गई हुई थी। तो उनका अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो रहा है उसमें ये जो नीरज चोपड़ा है उनको कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी, तो इस तरह के, इसको बोला जाता है करंट अफेयर्स। कौन कौन से होते हैं, बिहार करंट अफेयर्स एक, दूसरा हो जाता है नेशनल इशूज, इंटरनेशनल, और नेशनल इशूज में भी जाते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इशूज, इकोनॉमिक इशूज, टेक्निकल इशूज, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ये सारे के सारे, प्लस उसी तरह से वर्ल्ड अफेयर्स। तो सब मिला करके एक करंट अफेयर्स का बास्केट बनता है और उससे 20 से 25 क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो करंट अफेयर्स के बाद ये हो गया 20 से 25 प्रश्न, क्वेश्चन ये हो गए। और फिर मैथ, 8वां क्या हो गया, मैथ एंड रीजनिंग। मैथ रीजनिंग ये कितने हो गए, 10 क्वेश्चन, ये फिक्स है, 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चंस। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस का ये बास्केट है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और बीपीएससी के साथ अच्छी बात ये है कि बीपीएससी ने उधर सन 2000 के बाद ही, 2-1 साल बाद ही, जब यूपीएससी में चाहे अदर स्टेट में जाएंगे तो पीटी के एग्जाम में ऑप्शनल और जीएस दोनों होते थे। और ऑप्शनल के कारण क्या होता था कि एक लेवल नहीं मिल पाता था हर कैंडिडेट को। मान लीजिए कभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन इजी हो गया, हिस्ट्री क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, कभी ज्योग्राफी क्वेश्चन इजी हो गया, कभी किसी और का क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, और वो ऑप्शनल से ही लोग निकाल लिया करते थे पीटी। तब बीपीएससी ने क्या किया था कि इस तरह के जो आरोप लगते थे उस आरोप से बाहर निकलने के लिए उसने सारे ऑप्शनल को पीटी से हटा करके केवल एक पेपर जीएस का कर लिया। सारा झमेला सही। बीपीएससी की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो झमेले में पढ़ने के बदले झमेले से बचने की कोशिश वहाँ पे की जाती है। भाई जितना कम से कम झमेला हो, और उस कम से कम झमेला ऑप्शनल होने से क्या होता था, भाई एक तो 4 घंटे का, 2 घंटे 4 घंटे का एग्जाम लेना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं 2 ही घंटे का एग्जाम लेते हैं, बाकी 2 घंटा हटा देते हैं। तो ये, और ऑप्शनल रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे उसको लेकर के शुरू में इंडिया का नंबर पहला आयोग है जिसने कि पीटी के एग्जाम से ऑप्शनल हटा करके केवल जीएस ले लिया। और सारे बाकी स्टेट में, मोस्टली स्टेट में जीएस के साथ साथ लोगों ने सीसेट जोड़ा, बीपीएससी ने कोई सीसेट नहीं जोड़ा। तो 2011 से यूपीएससी में सीसेट जुड़ा हुआ है। यूपीएससी अपनी दिशा में, चलो तुम जाओ, तुमसे हमको कोई प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा अपना पीटी का तरीका हमारा अपना चलेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक जीएस बेस्ड ये पेपर लेते हैं, 2 घंटे का एक पेपर लेते हैं, उस 2 घंटे के पेपर से ये एग्जाम अपना पीटी जिसको क्वालिफाई कराना होता है क्वालिफाई करा लेते हैं ये। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो सेकंड, इसमें से बीपीएससी का एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग, बाकी आयोग के तुलना में इनका तरीका ये है कि इन्होंने एक तो निगेटिव मार्किंग किया, लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ साथ इन्होंने एक ई ऑप्शन भी जोड़ दिया। वो भी ई ऑप्शन क्या है, झमेले में फंसने का या झमेले से बाहर निकलने का, झमेले से बाहर निकलने का। अब कैंडिडेट जाने, भाई गलती से हमारे क्वेश्चन सेटर ने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन में 2 सही ऑप्शन डाल दिया। अब कैंडिडेट आके झगड़ा कर रहा है कि हम बी करें कि सी करें। ठीक है, तो भाई तुम झगड़ा ना करो, वहां पे तुम क्या कर दो, ई कर दो, या बी सी में तुम झगड़ा करोगे, हमारे पास विकल्प ई का पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जाकर के मेंस में एक नया एक जो डिस्प्यूट आया है जिसके कारण 66 का रिजल्ट भी थोड़ा लेट हो रहा है। फाइनल रिजल्ट 66 का इंटरव्यू हो चुका है, उसका रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है। उसके पीछे ये आ रहा है कि ये मेंस का कॉपी चेक करने के क्रम में क्या करते थे कि बाकी सारे, और ऐसा करना चाहिए था इनको, लेकिन वही बात है कि थोड़े से एक तो ओवरबर्डेंड है ये बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेंस का कॉपी जब चेक करने के लिए एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो इन्होंने कोई उसका एक ब्लूप्रिंट, आंसर का ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया। भाई पटना कलम, संथाल विद्रोह, क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक इसका ड्राफ्ट बना लो ना, फ्लो चार्ट।
तो इन्होंने ऐसा नहीं बनाया। जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 64th का कॉपी जो आपने चेक किया, तो कॉपी चेक करने में कौन सा आंसर फॉर्मेट आपने यूज किया, वो आंसर फॉर्मेट मुझे दीजिए। तो जो आयोग के जो वकील थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आंसर फॉर्मेट की हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने के लिए आते हैं तो उसमें जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो उनको मौखिक रूप से गाइड कर देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ये चीज हो तो आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग अपने विवेक से देना है आपको। और हमें लग रहा है, और 2 बार कॉपी चेक किया जाता है, एक बार एक चेक करते हैं, फिर उसी कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है। और इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे कॉपी जो आरटीआई से निकल के आता है, उस कॉपी में जो मार्क्स रहता है बाद में उसको काट करके या तो बढ़ाया गया रहता है या तो घटाया गया रहता है। कई बार ऐसा लगता है, और वहां पे फिर विद्रोह हो जाता है। किसी का मान लीजिए घटाया गया रहता है, वो विद्रोह कर लेता है। वो लगता है मान लीजिए किसी का 2 नंबर से इंटरव्यू रुक गया, 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुक गया, और आरटीआई से जब उसने कॉपी निकाला तो उसने देखा कि मुझे आ रहा था 184 और काट करके मुझे 174 किया गया, 10 नंबर गैप हो गया। और पता चला कि मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स से रुका हुआ है, 2 नंबर से। अब वो कहां पहुंच जाते हैं, कोर्ट में। तो बीपीएससी में ये एक होता है, लेकिन बीपीएससी का कॉपी जितना भी होता है वो 2 बार चेक होता है, जिससे कि कोई मान लीजिए फर्स्ट एग्जामिनर ने कोई ज़्यादा नंबर दे दिया हो या कम नंबर दे दिया हो तो उसको बढ़ा घटा करके फिर चीज़ों को ठीक किया जाता है। उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं होता है कि किसी भाई भतीजावाद या कुछ करप्शन, उसका पीछे रीज़न नहीं होता है। जनरली जितने कॉपी निकलते हैं, सारे कॉपी आरटीआई से जो कॉपी निकलता है, बीपीएससी आरटीआई से कॉपी देता है, उसमें वो चीज़ जरूर उसमें करेक्शन किया हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज। अब उसके पीछे ये आधार नहीं होता है, कोई स्केलिंग नहीं होता है, वो सीधा सीधा हमें लग रहा है कि चूंकि स्केलिंग का कोई मतलब, एक ही क्वेश्चन सब लोगों को 8 क्वेश्चन दिया गया, उसमें क्या स्केलिंग करना है। भाई आपने जो जैसा लिखा वैसा मार्क्स मिल गया, अब उसको स्केल करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ये? तो ये इसमें से एक आता है। तो ये 8 सेक्शन थे, ये 8 सेक्शन में आपको 8 कॉपी बनाना है। क्लियर है? तो अब आता है कि इस 8 सेक्शन के का पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसके सोर्सेज क्या होंगे। ये जो पीटी के बीपीएससी पीटी के में जो जीएस है, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का जो 150 क्वेश्चंस हैं, ये 150 क्वेश्चंस के लिए जो 8 सेक्शंस हमने निकाला, ये 8 सेक्शन के स्टडी मटेरियल क्या होगा, स्रोत कहाँ से हो आएगा। ठीक है, इसका तो इसका एक हो गया, एक पार्ट है इसके सोर्सेज। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो सोर्सेज में सबसे प्रायोरिटी के अनुसार लिख रहा हूं। सबसे पहले कौन सा सोर्स होगा, क्लास नोट्स। ये आपके अपने हाथ से लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक कोई कराऊंगा तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही कराएंगे, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा वो होगा क्लास नोट्स। उसके बाद सेकंड जो सोर्स होगा वो होगा प्रिंटेड नोट्स, जो यहां की जरूरत के अनुसार बनता है, प्रिंटेड नोट्स। और उसके बाद फिर तीसरा जो तरीका होता है वो होता है, सोर्स होगा वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को पढ़ लेने से उस टॉपिक के सारे जो कैरेक्टर हैं, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री का ही आप 9-10 का एनसीईआरटी अगर पढ़ जाते हैं तो एंशिएंट 9-10 में आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों है। तो तीनों को अगर पढ़ जाते हैं तो हिस्ट्री के जितने कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर से आप परिचित हो जाते हैं। तो जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए तो उस समय आपको वो जितने, जब कोई मानो प्लेस का नाम बताएंगे, किसी रूलर का नाम बताएंगे, किसी का नाम बताएंगे, किसी मान लीजिए आर्टिस्ट का नाम बताएंगे, किसी कोई लिटरेचर से रिलेटेड कोई है उनका नाम बताएंगे, तो वो नाम आप अननोन नहीं रहेगा आपके पास, आप उसको वेल नोन रहेंगे। और वेल नोन रहना भी चाहिए। वैसे भी क्लास 10 तक तो आपने सारा सेक्शन पढ़ा ही है, तो क्लास 10 तक जब सारा सेक्शन पढ़ा है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि सारे जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी प्लेसेज हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उसका नाम कम से कम जरूर आप जानें। लेकिन कई बार क्या होता है, चूंकि क्लास 10 और अभी काफ़ी गैप हो चुका होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फिर टीचर दोबारा रिकमेंड करते हैं या कोचिंग से रिकमेंडेशन जाता है कि आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि क्लास 10 के लेवल तक आप अपडेट हो जाइए। अब इसके आगे की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए, और उसमें भी जो एनसीईआरटी होता है वो एनसीईआरटी के साथ है कि इसमें
जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, साइंस का पुराना अगर मिलता है, मुखर्जी नगर में मिल जाता है, पुराना वाला, नया वाला नहीं, नया वाले में सब कहा जाए एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हो गया है और कंटेंट उसमें कम है। पुराने वाले में आपके पास कंटेंट ज़्यादा था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये 3 एनसीईआरटी पढ़ना आपको जरूरी है। क्लियर है? यहाँ पे जानते हैं कि ज्योग्राफी वाले में भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। यहाँ पे जाएंगे हिस्ट्री में 3 होता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न होता है। और साइंस में जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 वॉल्यूम होगा, एक में पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिएगा तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे जाएंगे तो बाकी और अगर बात करूँ, जैसे यहाँ पे इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्लास में जितनी बातें हैं उतनी बातों को जान लेंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी क्लास में या जो नोट्स होता है, क्योंकि पॉलिटी सारा प्रीएम्बल से लेकर के माने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल और उसके बाद सारे आर्टिकल, अमेंडमेंट्स और कुछ और मिसलिनियस बातें, यही ऑल अबाउट होता है एनसीईआरटी, वो पॉलिटी। तो इसको ही अगर, और इसके बड़े सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मीकांत और इसकी जरूरत बीपीएससी में नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने भीतर तक जाकर के पॉलिटी नहीं पूछा जाता है। जब डिफिकल्ट होगा तो हाँ, देखो जब पॉलिटी में क्या होगा, क्वेश्चन जब आएगा तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे भी तो आपको लगता है कि उसकी सारी जो टर्निंग पॉइंट्स है वो एग्जाम हॉल तक आप लेके जा पाएंगे, लेकिन नहीं जा पाएंगे। और रह गई बात, तो सबसे अच्छी बात है पॉलिटी पढ़ने का तरीका यही होता है कि भाई जो बेयर एक्ट्स है भारत का संविधान, उसमें सारे जो आर्टिकल हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन करे तो उसको लेकर के रीडिंग डाल जाइए। आर्टिकल 14 को एक बार लेके पढ़ जाइए, आर्टिकल 14 में कौन कौन से, 15 में कौन कौन से, 16 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उसी को ध्यान में रख लेंगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा मोनोटोनस जरूर है, जैसे अभी के टाइम पे जाएंगे तो 14 में है ना कि कई सारे रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, तो उसमें कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि रूल ऑफ लॉ से एक्सेप्शंस हैं। भाई ये इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ में शामिल नहीं होंगे, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उनके क्रिमिनल केसेस, उनके पद पे रहते हुए कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं चल सकता है, या ऐसे कई सारे हैं। तो उसी में अब हमें लग रहा है कि 2 नए नाम भी जोड़ देने चाहिए आर्टिकल 14 में, एक सोनिया गांधी जी का और दूसरा राहुल गांधी जी का, कि भाई इनको, इनके खिलाफ भी कोई केस नहीं चलना चाहिए क्या। नहीं तो भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, चाहे जो भी है, अब इसको आप यूज कहिए या मिसयूज कहिए, यही तो शासन है, सत्ता है। सत्ता में जब आदमी रहता है तो चाहे उसको यूज कहिए या मिसयूज कहिए, पद खोने से इतना नुकसान तो होता ही है, अब पद पाने से इतना फायदा तो होता ही है। इतना फायदा कि भाई जो आपके ओपोनेंट्स हैं उसको आप परेशान करें, ये फायदा हुआ आपका। और जो पद खोया है उसका यही तो नुकसान है कि उसने क्या किया, अब वो परेशान होगा भाई, इसलिए तो पद की बात है ना। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर यूज है या मिसयूज है, अब तो झेलना तो पड़ेगा ही। और अगर आपको लगता है कि ये इलीगल है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, और कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है तो अब माने जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछे कि भाई जब जांच के लिए, तब आप पूरे देश में धरना प्रदर्शन दें। तो कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता पूछते हैं, जब राहुल गांधी का जब जांच चल रहा था तो उस समय पूछते हैं कि जब राहुल गांधी के ऊपर जांच होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारे खिलाफ जब जांच होता है तब पार्टी क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करती है। भाई पी चिदम्बरम जब जेल गए थे तो पार्टी को धरना प्रदर्शन देना चाहिए था, और भी कई लोग, कई ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो भाई वहां पर भी पार्टी का धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। तो उस समय पार्टी तो शांत थी, भाई आपका मामला है, आप अपना निपटिए। और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात आई तो भाई पार्टी इसको निपटे, तो इसमें होता है। तो आर्टिकल 14 में मुझे लग रहा है कि 2 नया नाम जोड़ने की जरूरत है क्या, तो उसमें आता है। तो ये देखो, तो एनसीईआरटी हुआ, और उसके बाद फिर आता है न्यूज़पेपर। ये जरूर पढ़ना, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से आदमी, आप 10 चीज़ों को में मत जाइए, न्यूज़पेपर कोई एक न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदी में जा रहे हैं तो हिंदुस्तान है या दैनिक जागरण है, ठीक है। तो इसका जो दैनिक जागरण, दिल्ली में अगर रहते हैं तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय इशू है, नेशनल संस्करण है, वो थोड़ा महंगा आता है। जो दिल्ली वाला संस्करण है वो सस्ता आता है, 5 रुपये 4 रुपये, लेकिन उसमें बहुत एडवर्टीजमेंट होता है।
जो नेशनल वाला होता है उसमें एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, केवल कंटेंट होता है। तो दिल्ली में रहते हो तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी के माइंडसेट के अनुसार भी है। अभी जो कहा जाता है कि दक्षिण पंथ देश में क्या चल रहा है, थोड़े से राइटिस्ट माइंड चल रहा है, तो दैनिक जागरण के बारे में कहा जाता है कि वो राइटिस्ट माइंड रहता है उसमें, ठीक है। और अभी की आपको जरूरत भी है। पता चला कि आप अगर जनसत्ता को और कई दूसरे इस तरह के न्यूज़पेपर को अगर पढ़ते हैं तो एक लेफ्टिस्ट माइंड बनता है। और अभी जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो भी देश में जो माहौल है वो कौन सा माहौल है, तो अपने माइंड को करप्ट करने के बदले हाँ निश्चित रूप से जो क्रिटिकल हर टॉपिक है क्रिटिकल जरूर जानिए, ठीक है। और दैनिक जागरण में भी सफिशिएंट क्रिटिकल लिखा रहता है। लेकिन रवीश कुमार को अगर आप रोज सुनने की आदत पड़ जाएंगी आपको, तो आपको नहीं लगता है कि आप बीपीएससी की तैयारी ही छोड़ देंगे, आप एक्टिविस्ट बन जाएंगे, जो कि एक्टिविस्ट बनने से ज्यादा कुछ होना है नहीं। सिस्टम तो सिस्टम होता है। तो रवीश कुमार को रोज सुनने के बदले ज्यादा अच्छा है कि कोई बैलेंस किसी पत्रकार को सुने। डीडी न्यूज को सुनिए, आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन वहां से, डीडी न्यूज और रेडियो न्यूज 8 बजे जो आता है वो सब सुन लीजिए, आपको सफिशिएंट देश की घटनाएं मिल जाती हैं। और लेकिन अगर फिर वही एनडीटीवी को सुनेंगे या क्या, तो फिर कई बार निगेटिव माइंड बनता है, और तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंड में रहना अच्छी बात नहीं है। क्लियर है ये? क्योंकि आपके कोई भी आंसर होता है उसका 90% पॉजिटिव बातें होती हैं, 10% ही क्रिटिकल एनालिसिस होता है। तो कई बार 10% ही 90% नहीं होना चाहिए। अप्रोच में क्या कहता है, कई बार 10% 90% हो जाता है और 90% 10% हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, 90% पॉजिटिव होना चाहिए और 10% क्रिटिकल होना चाहिए। और वो 10% क्रिटिकल सफिशिएंट आपको जो एग्जाम हॉल में लिखना है उतना मिल जाता है। क्लियर है ये? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसमें ये न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। और फिर एक आ जाता है इसमें से मैगजीन, और इस मैगजीन में जाएंगे तो कई सारे मैगजीन हैं। प्रतियोगिता दर्पण है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, क्रॉनिकल है, ठीक है। ये सब कई सारे प्रॉपर मैगजीन ये हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही, या बिहार में कोई ऐसा अगर मैगजीन निकल रहा है तो उसको बीपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको, घटना चक्र कई बार इलाहाबाद से निकलता है तो नेशनल इशूज या अदरवाइज के लिए घटना चक्र भी ठीक है, वो हिंदी में निकलता है, लेकिन घटना चक्र हिंदी में निकलता है, बाकी सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलता है, क्रॉनिकल हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलता है, योजना कुरुक्षेत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जाएंगे। तो अदरवाइज जाएंगे तो आपको अगर लेने का मन करे तो घटना चक्र हिंदी में आता है, प्लस पटना से कोई अगर मैगजीन ऐसा निकल रहा हो जो आपको लगता है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन 2 मैगजीन तो कंपल्सरली अपने पास आपको रखना चाहिए, एक होता है योजना और दूसरा है कुरुक्षेत्र, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस का एक बड़ा पार्ट कुरुक्षेत्र से कवर होता है और कई सारे टॉपिक योजना से भी कवर होते हैं। लेकिन योजना में हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लो कई बार कोई योजना नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करके आया, वो आपके काम का नहीं है। कई बार योजना पर्यटन पर फोकस करके आया, टूरिज्म पर, तो आपके बहुत काम का नहीं होगा। अगर बिहार स्पेसिफिक कोई चैप्टर उसमें नहीं है तो, बिहार स्पेसिफिक कोई चैप्टर है तो वो वहाँ से ले लीजिए। अदरवाइज टूरिज्म बिहार के किसी सिलेबस में आता नहीं है, मेंस के सिलेबस में कहीं टूरिज्म पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हो सकता है कि पॉलिटी में या करंट अफेयर्स में कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि कल ही देख रहे थे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कई जगहों पर, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो डिस्प्ले होता है टर्मिनल 3 पर, पर्यटन डिपार्टमेंट, बिहार के पर्यटन डिपार्टमेंट ने बिहार के अपना पर्यटन को डिस्प्ले किया हुआ है। हाँ, मेट्रो में भी, एयरपोर्ट पे भी है, ठीक है। कल देख रहा था मैं कि उस पर काफ़ी कई जगहों पे, तो हमें अच्छा लगा कि चलो कम से कम बिहार का पर्यटन विभाग ऐसा कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कोई होटल ही नहीं है बिहार में जहाँ पे लोग जाएं। मान ले कोई, जैसे कोई जिस घर में रहता है उसे खराब घर में रहने नहीं जाएगा ना, उसे तो अच्छा घर में जाएगा। और अभी भी पटना, पूरे पटना में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने प्रपोज किया है 2 5 स्टार होटल का। जयपुर में जाएंगे तो कम से कम 50 5 स्टार होटल होंगे, दिल्ली में 100 से ज़्यादा 5 स्टार होटल हैं। और पूरे बिहार में एक भी 5 स्टार, पूरे इंटायर बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। एक जमशेदपुर में था जहाँ पे क्रिकेट मैच होता था। पटना में, बोधगया में कहीं भी कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ठीक है। वो होटल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पटना रेलवे स्टेशन के आसपास में है। मौर्या होटल भी 3 स्टार होटल है, जब अंदर जाइएगा तब देखिएगा। मौर्या होटल में भी हम लोगों ने अपना बीपीएससी 66 का इंटरव्यू कराया था 2 दिन।
ठीक है। तो पूरा मौर्य होटल का सिस्टम यूज किया था हमने। तो वो भी ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग, कोई कनाडा से, अमेरिका से कोई आए और पटना में रुके। एक दो गार्गी होटल है, एक पनाचे है, वो गांधी मैदान के साथ में। तो ये सब छोटे छोटे होटल हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल या नेशनल पैरामीटर पे इनको नहीं है ये कोई भी होटल। तो अभी प्लान किया गया है कि 2 होटल, बड़े बड़े पटना में 2 होटल बनाया जाएगा। ठीक है, तो बनाना चाहिए तब जाके, नहीं तो बड़े वर्ल्ड लेवल पे, या चूँकि बिहार में जाएंगे तो भाई कनाडा से भारी संख्या में जब भी कोई फ्लाइट से पटना जाएंगे, हमेशा 2-3 फैमिली सब सिख फैमिली उसमें रहती हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं पटना साहिब। तो उसी तरह से जाएंगे तो जैन धर्म वाले लोग, अभी जाएंगे तो अभी आ रहा है वो पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में पूरे देश से लोग, मैंने सोच के देखो इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अब लोगों ने क्या किया, बिहार सरकार ने पितृपक्ष को इतना मैंने उसको दबा दिया, उसको प्रमोट नहीं किया। इसका इम्पैक्ट हुआ कि अब पितृपक्ष का बहुत सारे देश के अलग अलग जगहों पे लोगों ने खोज लिया है। जोधपुर में खोज लिया, कई सारे राजस्थान में खोज लिया, और वहीं रह जाते हैं। कई बार लोग हरिद्वार चले जा रहे हैं आजकल, जबकि पितृपक्ष तो सिर्फ एक ही जगह होता है ना। पितरों का जो तर्पण होता है तो वो तो सिर्फ गया में होता है। पूरे देश के सारे लोगों को इस बात की जानकारी है, गया में होता है। लेकिन बिहार सरकार ने इसको, और सबसे बड़ी बात है गया में जाएंगे भी तो फिर रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो ये बोध गया में कई सारे होटल अब आ गए हैं, लेकिन फिर भी तो उसमें जाएंगे तो इन चीज़ों को बिहार सरकार को क्या करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बिहार में पर्यटन के लिए यूनिक हैं जो कि देश में कहीं नहीं है, तो उस चीज़ को बिहार सरकार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार काम कर रही है। देखिए, शाहनवाज हुसैन टाइप के किसी को पर्यटन मंत्री बना लें, जो कि इस चीज़ को लेकर के पूरे देश में घूमें, राज्य में काम करें, जो कि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ है, इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कम ही कुछ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सारे एयरपोर्ट पे एक मे आई हेल्प यू एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे अच्छे ट्रेंड लोगों को बिठाने की ज़रूरत है। राजधानी जब आए तो वहाँ पे मे आई हेल्प यू रहे। ठीक है, लोग हर जगह पे, जितने हर बोगी के सामने कुछ हो कि भाई आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था हो। ये नहीं कि गमछा लिए हुए हैं और 5,000 से शुरू कर रहे हैं 4 कदम के लिए। तो ये सब चीज़ें जो प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो राज्य सुधर जाएगा। पर्यटन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाता है वो भी बड़े पैमाने पे हो जाएंगे। खैर, तो इसमें जाएंगे तो ये न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी प्रिंटेड, ये स्रोत हुआ। अब उसके बाद जब ये स्रोत बन गया तो उसके बाद इसको याद करना। ठीक है, याद करने का तरीका होता है, ये हाथ में लेके बचपन में जो लोग याद को गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। याद करने का तरीका होता है लिख के बार बार। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए कोई भी टॉपिक लिया तो 1-2 तरीके का नोट्स बनता है। एक नोट्स बनता है इस तरीके से, ये जो ऐसे नोट्स बनता है, ये चीज़ नहीं याद होता है, ऐसे कभी नोट्स नहीं बनाना चाहिए। नोट्स हमेशा स्टोरी का पार्ट होता है। पीटी का जो नोट्स होता है उसकी अच्छी बात ये होती है कि उसमें फैक्ट ज़्यादा होता है, हर सेंटेंस फैक्ट होता है। मेंस वाले में क्या होता है कि फैक्ट स्टोरी के अंदर होता है, पूरा फ्रेम बन गया और कहीं फैक्ट आपको मिलेगा, क्लियर है ये। लेकिन पीटी में तो ऐसा तरीका नहीं होता है, स्टोरी के रूप में नोट्स बना हुआ है और उस नोट्स को फिर उस स्टोरी के रूप में ही बार बार लिख करके याद किया जाता है। हाथ में लेकर के रटने वाला काम नहीं होता है। आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी एक इंडस्ट्री ही ले लें, तो बिहार सरकार, बिहार में इंडस्ट्री इन बिहार या इंडस्ट्री इन इंडिया करके इंडस्ट्री का टॉपिक हमने इसमें लिया, और इससे क्लास में जितने फैक्ट बताए गए हैं सारे फैक्ट को, भाई जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना शेयर है यहाँ पे ले लिया, जीएसडीपी में कितना शेयर है बिहार में ये ले लिया, कैसे मेजर ग्रोथ जो है उसको ले लिया, कौन सा चीज़ का, भाई बिहार में मखाना की खेती, मखाना के लिए कहाँ पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो कहाँ पे मेगा फूड पार्क, कहाँ पे, ऐसे करके इसी को 5 बार लिख दिया। तो 5 बार लिख देंगे तो याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे डायग्राम बना करके चीज़ों को याद किया जाता है। तो फिर फायदा ये होगा कि एग्जाम हॉल में बातें, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 150 में से 80-90 क्वेश्चन तक सीधा याद रहेगा, 20-25 क्वेश्चन अनुमान से सही होगा, क्लियर है, और पीटी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है किसी का भी 110 का 115 क्वेश्चन सब उनको याद रहता है। 90 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा 90-100 के आसपास तक याद जाएगा, उसके बाद अनुमान जाता है, अनुमान से हो जाता है। अनुमान भी वो अनुमान मेजॉरिटी सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वहाँ से ए बी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो सही वाला टिक लगेगा,
हो सकता है कि 5-6 में एक आध क्वेश्चन गलत वाला टिक लग जाए, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हुआ, इसको बोलेंगे याद करना। और उसके बाद होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रैक्टिस से अपने प्रिपरेशन को हमेशा प्रैक्टिस से जोड़ के रखना चाहिए। प्रिपरेशन को प्रैक्टिस से जोड़ के रखने का फायदा ये होता है कि आपको पता चलेगा कि आप माने जब भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगे क्वेश्चन पेपर पे, बीपीएससी के साथ जब भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगे क्वेश्चन पेपर पे चले जाइए। क्वेश्चन पेपर पे जब जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जब वहां जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छा वहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तब लगेगा अच्छा यहाँ जमाना 5G 4G 3G पे चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका क्या क्या, और यहाँ पूछा जा रहा है क्या चीज कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, वेवलेंथ का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये घर में कोई भतीजा वगैरह है क्लास 10 में पढ़ रहा है, कहेगा क्या अच्छा अच्छा क्या पढ़ते हो, 4 क्वेश्चन नहीं याद है, 4 बातें याद नहीं है। पता चला कि बच्चा बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, आपका कोई भतीजा क्लास 10-12 का अगर हो तो वो देखेगा तो उसको बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। 50-60 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन उसको दे दीजिए तो उसको 50-60 क्वेश्चन आ रहा है, तो कहेगा अच्छा 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 रुको मैं तैयारी करता हूँ। वो पता चला कि वो बीए की तैयारी करने के बदले क्या तैयारी शुरू कर देगा वो, चाचा से ज्यादा तेज तो इंटेलिजेंट तो मैं खुद ही हूँ। तो बीपीएससी के साथ है कि जब भी इसका तैयारी करते हैं तो कॉन्फिडेंस जब लूज होने लगे तो कहाँ जाना चाहिए? क्वेश्चन पेपर पे जाना चाहिए, ठीक है। पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आपके पास जैसे पिछले सालों के, जैसे बीपीएससी के साथ जाएं तो आप जानते हैं कि बीपीएससी 40 से क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी 68, कितना साल हो गया? 28 साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, तो हर में मान लो 25-30 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री के हैं, तो 800 के आसपास क्वेश्चन हो गए ना हिस्ट्री के। और 800 ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी के स्टैंडर्ड पर हैं, और ये बदलने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो 800 क्वेश्चन हिस्ट्री का आपके पास है। इसी तरह से 300 क्वेश्चन इकोनॉमी का है, 30 साल का 30 पेपर इकोनॉमी का। अगर 30 पेपर बीपीएससी का ले लें जीएस का, हर पेपर में अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमी का है तो 300 क्वेश्चन हो गया ना। इस तरह से 300 क्वेश्चन पॉलिटी का हो गया। तो कभी मान लो मैंने अपना इकोनॉमी तैयार किया, मुझे अपने इकोनॉमी का जो प्रिपरेशन है उसका लेवल चेक करना हो, तो मैं ये 300 क्वेश्चन को लेके देख लेता हूं एक बार, या उसमें से किसी भी 2 साल के 20 क्वेश्चन को देख लेता हूं, 30 क्वेश्चन को देख लेता हूं 3 साल का, 4 साल का देख लेता हूं। हिस्ट्री का जो जीएस का पेपर है उसमें हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हैं, उसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों हैं। तो अपने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का जो हमारा नॉलेज लेवल है उसको टेस्ट करना हो तो क्या करें? 2 साल के क्वेश्चन को लेकर के क्या करें, एक बार चेक कर लेते हैं 60 में कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। तो एक हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके पास एक बीपीएससी के पीटी का अनसॉल्व होना चाहिए, या आजकल सॉल्व आ रहा है तो सॉल्व ही हो। ये आपके अपने कमरे पे जो किट है, उस किट का प्रिपरेशन किट है, उसका पार्ट होना चाहिए। और उसका तरीका ये होता है कि मान लो हमने कोई क्वेश्चन कॉपी सामने रखा, क्वेश्चन को पढ़ा, टिक किया और आगे बढ़ाया, तो आंसर दिख गया, सही हुआ कि गलत हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक प्रैक्टिस का तरीका ये हुआ। जब ये बास्केट हमारा कंप्लीट हो जाए बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, अब इसके बाद क्या प्रैक्टिस करें? तो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए होता है कि यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बीपीएससी के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 10-15%, 20% डिफिकल्ट होता है बीपीएससी यूपी पीसीएस का। तो आपको अगर मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने का मन करता है तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी किताब में वो दिया हुआ है। कई अरिहंत वगैरह, अरिहंत पब्लिकेशन के जो सॉल्व आते हैं उसमें बीपीएससी का भी होता है, उसमें यूपी का भी होता है, उसमें एमपी का भी होता है, उसमें राजस्थान का भी होता है। तो आपको अगर मान लो बीपीएससी के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम किसको प्रैक्टिस कर लेंगे? यूपी का। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एमपी और राजस्थान उससे आसान होता है, झारखंड उससे आसान होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीका हुआ, एक बीपीएससी के अनसॉल्व को सॉल्व करना उससे प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरा यूपी पीसीएस का या पीसीएस के जो झारखंड पीसीएस वगैरह हैं उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना,
और तीसरा फिर तरीका आता है ये टेस्ट सीरीज का, जो क्लास में टेस्ट सीरीज होता है, जैसे अपने यहाँ अस्थाई में ही देखेंगे, इस बार का ही देख रहे थे। तो अभी 67th के लिए पहला पेपर 5 या 6 पेपर हो रहा है। पहला पेपर बिहार स्पेशल का था, उसके बाद एक जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर, माने इस तरह से कई सारे टेस्ट हो रहे हैं। लास्ट टेस्ट करंट अफेयर्स का है, ये 67th का पीटी के एग्जाम के पहले। तो वो 150 क्वेश्चन बनता है, आप कभी लेकर के उस पेपर को देखिएगा। अभी जो बिहार स्पेशल का बना है उस पेपर को ही बाहर से सुदामा जी से ले लीजिएगा, या जो ऑनलाइन है वो पीडीएफ अपने पास मंगा लेंगे, उसको देखिएगा क्वेश्चन को। वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, बीपीएससी के फॉर्मेट के अनुसार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सा तरीका हमने बताया? एक, बीपीएससी का पुराना पेपर, दूसरा यूपी पीसीएस का पेपर, और तीसरा टेस्ट पेपर। जो कोचिंगों में जो टेस्ट पेपर होता है, पटना का पटना में होता होगा, दिल्ली का दिल्ली में होता है, अपने यहाँ जो होता है। तो टेस्ट पेपर आप चाहें तो बिहार का पुराना पेपर और यहाँ जो टेस्ट पेपर होता है वो दोनों को लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी का करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन टेस्ट पेपर के नाम पे कई बार गड़बड़ी ये होती है कि लोग यूपीएससी का पेपर उठा के बीपीएससी में डाल देते हैं, या इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट कर देते हैं, जहां तहां से मर्जी क्वेश्चन उठा उठा के डाल देते हैं, जिसका कि बीपीएससी के पेपर से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। और वो क्या करता है, या तो कॉन्फिडेंस या कांस्टेबल का पेपर उठा के दे देते हैं। तो टेस्ट सीरीज बड़ा रिस्की इसलिए हो जाता है कि अगर सही पेपर नहीं है तो या तो ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा, या तो अंडर लो कॉन्फिडेंस कर देगा, या तो आपका मनोबल इतना बढ़ा देगा कि आपका पढ़ाई पर से फोकस हट जाएगा। भाई कांस्टेबल का पेपर उठा के करेंगे, स्वाभाविक रूप से 120 सही हो जाएगा। तो ऐसे पेपर आ जाएं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर आपका पेपर पर पढ़ाई पर ध्यान हट जाएगा। आपको लगेगा मेरा ऑलरेडी 120-25 सही हो रहा है, तो मुझे अब और ज्यादा पढ़ने की अब क्या जरूरत है। एक ये हो जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़े इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो 80-90 क्वेश्चन सही हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा कि मेरा तो अभी बहुत है, टाइम 1 महीने का है। तो ये क्वेश्चन पेपर, जो कोचिंगों के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर करते समय खुद भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि आप जो क्वेश्चन पेपर है वो बीपीएससी की जरूरत के अनुसार है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेबल वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल फैक्ट इसमें दिए गए हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो पीटी पास करने का ही तरीका हुआ। एक तो सारा सिलेबस को ठीक से जानिए पहले, दूसरा सबका एक स्टडी मटेरियल डिफाइन करिए। स्टडी मटेरियल, कोर स्टडी मटेरियल आपका हमेशा क्लास नोट्स होगा, उसके साथ बातें, बाकी सारी बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कोर हमेशा कौन सा होगा? क्लास नोट्स होगा। क्लियर है? और फिर उसमें आप जितना नई नई बातें जो भी जोड़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में डेली इकोनॉमी की बातें आती हैं, आप उसको जोड़ते रहिए। पॉलिटी में कुछ नई बात आती है, जैसे अभी मान लीजिए प्रेसिडेंट का ओथ बहुत इंपॉर्टेंट था। भाई जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट को ओथ नहीं दिलाते। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आपने देखा इस चीज को? उसी दौरान आपने देखा होगा कि जब ओथ उनका हो रहा है तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं, वो सेक्रेटरी बातें पढ़ते हैं, रिजल्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट, सारी बातें, अपना अनाउंसमेंट प्रोसीजर पूरा किया जाता है वहाँ पे। बताते हैं कि भाई आर्टिकल 324 भारत के संविधान के अनुसार, आर्टिकल 324 के अनुसार इवन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी प्रिजाइड करने का, मॉनिटर करने का, कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की देख रेख की जिम्मेवारी किसकी है, एबीसीडी 4 ऑप्शन हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का के द्वारा उसका भी दे। अब फिर उसके अंदर आता है, उसके प्रोसीजर में जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में जो भी प्रोविजंस है उसके अनुसार उनका ओथ का, ठीक है, ओथ में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, या उनके सैलरी को लेकर के, उनके टेन्योर को लेकर के, उनके इलेक्शन जो उनका उसको बोलते हैं चुनाव का वो एक उसमें आता है ना, जो निर्वाचक मंडल जिसको बोलते हैं, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट कॉलेज, उसमें आता है कि भाई कौन कौन उसमें होते हैं। विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा, ये सारे जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये जो नॉमिनेटेड होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सारी बातों को उसमें, तो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये अभी ही आपके न्यूज़पेपर में सारी बातें छप रही हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए, और इससे आपका न्यूज़पेपर आपका जो नोट्स होगा वो अपडेट होगा।
क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लास्ट में, लास्ट पार्ट के रूप में एक लिख दीजिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस लिख दीजिए, जो कि हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है? तो ये जो इतना 8 सेक्शन हमने लिखवाया, उस 8 सेक्शन में कौन सा सेक्शन? इकोनॉमी, ठीक है? और इकोनॉमी को 2 पार्ट में नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था 2 पार्ट में है ये। एक पार्ट में हम लोग बिहार इकोनॉमी करेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था, ये बिहार की अर्थव्यवस्था करेंगे एक, और सेकंड करेंगे इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी, ठीक है? बिहार इंडियन इकोनॉमी, ये जो बिहार इकोनॉमी करेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे हम लोग। एक पार्ट करेंगे बिहार बजट, और इससे जुड़े हुए तथ्य, फैक्ट्स। बिहार का इस बार का जो बजट था 2022-23, 67th के पीटी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है इसका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक समीक्षा। बिहार आर्थिक समीक्षा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं यहाँ पर, इसके भी सारे फैक्ट्स हमें करने होंगे। एक और लिख सकते हैं अन्य, एक मिसलेनियस इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो कुछ नई योजनाएं वगैरह आई हैं, अदर, या मिसलेनियस जो होते हैं, एक अन्य भी ले लेंगे तो सारे नई बातें भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये 3 पार्ट में इस टॉपिक को हम आपका करा देंगे। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 67th का, तो उसमें बिहार बजट 2021-22 के क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। लेकिन अब जो नया पेपर चूंकि बन रहा होगा, तो नया पेपर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट का को इंक्लूड करेगा। वो जो नई बातें हो रही हैं वो सभी इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए इस बार वाला पढ़ना जरूरी है। जो दूसरे पार्ट में जाएं तो हेडिंग डाल दीजिए इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में जो जो टॉपिक करेंगे हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था में और उसमें एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, और इसी में सेंट्रल बजट 2022-23 इसी में आता है। इसी वाले में पब्लिक फाइनेंस और सेंट्रल बजट 2022-23 आ जाता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। और इसमें 3 टॉपिक आता है, एक आरबीआई और उससे जुड़ी हुई बातें, दूसरा बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, और इससे जुड़े जो फैक्ट होते हैं वो आपको जानने होते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक होता है, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो थर्ड टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वो होता है विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट टॉपिक होता है फॉरेन ट्रेड। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है क्या, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद एक होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख रहा हूं आगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे बढ़ा दूं, आगे उसके बाद हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और भुगतान संतुलन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। उसके बाद जाएंगे तो विदेशी निवेश के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल institutions like WTO, World Bank, IMF, ... इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये टॉपिक है। इसके बाद एक है प्लानिंग कमीशन, एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इसका जो फंक्शनिंग है, इसके जो काम है, उसका रिव्यू। उसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड फैक्ट, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणा। इसमें जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारा कुछ इसमें आता है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसके बाद लिख दीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड चैलेंजेस। तो इसमें आ जाता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। उसके बाद गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट,
और कुछ रिपोर्ट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ये सब जो रिपोर्ट्स होते हैं वो। और उसके बाद एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बेसिक फैक्ट यहाँ पे होते हैं। कृषि एग्रीकल्चर, उसके बाद उद्योग इंडस्ट्री, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे हैं। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर भी हैं। ठीक है, ये सारे आपके इतने सारे इंडियन इकोनॉमी के ये टॉपिक हैं। और ये जितने टॉपिक आपने बजट के बाद वाला लिखा है सब में इकोनॉमिक सर्वे यूज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे यूज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ये आएगा। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के बेस पर ये आएगा। एग्रीकल्चर, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उसका इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पे आएगा। न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़पेपर ये सारे टॉपिक के लिए न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पेज पूरा इकोनॉमी का होता है और उसमें आरबीआई का या इन्फ्लेशन रिलेटेड या निर्मला सीतारमन जी का कई सारे न्यूज छपते रहते हैं। ठीक है, तो उसको आप फॉलो करते रहेंगे। तो ये आपके ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिसका आपको कॉपी बनेगा। कहाँ से शुरू किया हमने? यहाँ से। ये बिहार का, बिहार इकोनॉमी और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट, करीब करीब 30 उस पेज का ये बन जाता है। ये सारा ये जो पोर्शन है करीब 30 पेज का बन जाता है। और फिर बाकी उधर से करीब 70-80 पेज के आसपास का वो हो जाएगा। 100 पेज का टोटल स्टोरी है ये। तो 100 पेज का कॉपी रहना चाहिए, तो वो एक नोट्स बन जाएगा। ये क्लियर है? पहले हम लोग ये बिहार इकोनॉमी वाला कर लेंगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाला करेंगे। क्लियर है? तो ये इसको, तो आज इतना ही है। कोई क्वेश्चन पूछिए। जूम पे ओके कर लो, जूम वीडियो ऑन कर लो। एनसीईआरटी कितने क्लास तक पढ़ना चाहिए? 9-10 का एनसीईआरटी। देखो, हर चीज का 9-10 का एनसीईआरटी बिल्कुल बैलेंस होता है। ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि आप 6 to 10 पढ़िए, लेकिन अगर 9-10 भी पढ़ लेते हैं तो 9-10 साइंस, 9-10 हिस्ट्री, 9-10 का ही ज्योग्राफी, ये पढ़ लीजिए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बोलो। हाँ, देखो, कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे, जैसे मान लीजिए अभी विंबलडन हुआ या अमेरिकन ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, तो अब ये तो जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन है, तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस तो बना ही सकते हैं इसका। जो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बॉक्स टाइप का एक बना लेना, एक पर्ची बना के कहीं कॉपी में चिपका लिया उसको। न्यूज़पेपर मान लीजिए कोई कटिंग आया है इस तरीके से, तो उस कटिंग को क्या किया, कहीं पेज पर, कहीं कॉपी में चिपका लिया। नोट करने के बदले उसमें से उस पूरे, चूंकि डायग्राम बना करके ये भेजते हैं, ये न्यूज़पेपर में छापते हैं, तो उसी को काट करके वहाँ चिपका लीजिए, लेकिन साथ में पढ़ भी लीजिए। आप सोचिए कभी चिपका लेते हैं बाद में पढ़ेंगे तो फिर वो होता नहीं है, वो कॉपी ही बन के रह जाता है। अदरवाइज लगता है कि कोई डायग्राम बना के उन्होंने ठीक से नहीं दे रखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी पीछे 2 दिन के अंदर में 24 और 25 तारीख को जो प्रेसिडेंट को लेकर के हुआ है, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आप चाहें तो एक बना सकते हैं। क्लियर है? या कोई ऐसी स्पेशल कोई घटना घटी है, जैसे आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लेकर के, अब शेयर बाजार ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर गया, ये सब डेली नोट नहीं किया जाता है। लेकिन कोई घटना ऐसी घटी है तो आप उसको इंपॉर्टेंट, एक 2-3 पेज का मैटर रख लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज करके। और उस दिन कोई जैसे नीति आयोग का, मान लीजिए जो चेयरमैन है वो नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन है वो चेंज हुए, तो जो हटे और जो लिखा है वो एक सेंटेंस लिख दीजिए। क्लियर है?
तो इसके लिए एक 2-3 पेज का एक रखिए, और बाकी न्यूज़पेपर का कोई इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अगर आ रहा है तो काट करके चिपका लीजिए, और नहीं तो फिर 2-3-4 लाइन जो इंपॉर्टेंट वहाँ दिखता है आप उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि ये घटना फिर पुरानी, जैसे अब द्रौपदी मुर्मू जी क्या हो जाए, अब पुरानी हो जाएंगी थोड़े दिन के अंदर। तो 24-25 तारीख को जितनी घटनाएं घटी हैं, कौन इनके ओपोनेंट कौन थे, ठीक है, यशवंत सिन्हा जी के बारे में इनका क्या रहा, तो ये सब लेकर के करंट अफेयर 68 के लिए कब से पढ़ना है। अभी तो आने तो पढ़ते रह, मैंने कर देखो करंट अफेयर्स के बारे में कहा जाता है कि भाई इसलिए तो हमने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। जितने भी करंट अफेयर्स का मैगजीन बनता है सब न्यूज़पेपर से ही बनता है, क्योंकि न्यूज़पेपर आज के डेट में इतने अपडेट। पहले क्या होता था कि कई बार जैसे हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली पढ़ के जब कहीं दूसरे शहर में जाते थे तो देखते थे कि जो आज न्यूज़पेपर हमने दिल्ली में पढ़ा वो कल वहाँ के अखबार में छपा है, छपेगा। एक दिन लेट छपता था, फ्रंट पेज तो छप जाता था, भीतर के पेज बाद में छपते थे। लेकिन आज के डेट में तो सब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है कि सारी सूचनाएं सबके पास हैं। कोई लोकल लेवल पर भी न्यूज़ चला रहा है उसके पास भी सारी सूचनाएं हैं। भाई ट्विटर के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से के माध्यम से सारे गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। IPRD बिहार में जाएंगे, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है बिहार का, सूचना एवं संपर्क विभाग, तो उसकी सूचनाएं तो ट्विटर पे आ रही हैं। तो वो सूचनाएं तो सब जगह, दिल्ली में बैठा हुआ कोई है उसके पास भी है, पटना में बैठा हुआ उसके पास भी है, छपरा में बैठा हुआ उसके पास भी है, अररिया में कोई बैठा है उसके पास भी है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। तो आज के डेट में न्यूज़पेपर कई सबके पास है। तो न्यूज़पेपर में सारी नई बातें जितनी होती हैं सब छपती हैं। अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते जा रहे हैं तो आपको कई बार मैगजीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैगजीन लास्ट में एक बार रिवीजन के लिए सारे अखबारों में से वो एक जगह उन्होंने छांट के रखा हुआ है, तो एक बार रिवीजन के लिए मैगजीन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डेली 45 मिनट के आसपास, 45 मिनट से 1 घंटा के आसपास न्यूज़पेपर पे देना चाहिए। आपके पास टाइम की ऐसी कोई कमी नहीं है, खूब सफिशिएंट टाइम आपके पास है। लेकिन अब यह है कि सुबह सुबह ही दें। विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि सुबह सुबह टाइम नहीं देना चाहिए न्यूज़पेपर पे। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से उठें, ठीक है, आप जैसे क्लास कर लिए, अब जा करके आप आराम से चाय पी लीजिए, चाय पी करके जाके अब पढ़िए, ठीक है। अब पीटी क्लास, मान लीजिए मेंस की क्लास अगर करते हैं तो शाम को 6:30 बजे अब आपकी क्लास है, तो बीच का जो बेस्ट ऑफ टाइम है उसको सब जैसे पढ़ लिए यहाँ, अब जाके आप इसका रिवीजन करिए, पीटी पे ही लगे रहिए, शाम को 6 बजे तक पीटी पे लगे रहिए, और 6:30 बजे से फिर मेंस पे आइए, मेंस का क्लास करिए। और मेंस का क्लास करने के बाद फिर 8:30 बजे के बाद 12 बजे रात तक, 12:30 बजे रात तक, ठीक है। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा जो 8 बजे के पहले कुछ पढ़ के आया होगा, कुछ पढ़ेगा नहीं, तो आप 12:30 बजे रात को सो जाइए, 7 बजे तक सोइए, कितना 6.5 घंटा हुआ, 7:30 बजे तक सो लो अगर आसपास में रहते हो तो। फ्रेश व्रेश हुए, आधे घंटे में कोचिंग में आ गए, तो 7 घंटा सोना कम नहीं हुआ ना, 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और कई बार कहेंगे कि नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब चीज़ें रूटीन में होती हैं खूब नींद आती हैं, जब पढ़ाई होती है दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहता है, खूब कंसंट्रेशन बनता है। आप टाइम से बेड पे जाइए 12:30 बजे, तो 8:30 बजे मेंस का क्लास खत्म होगा, 9 बजे रूम पे पहुंचेंगे। अब इंटरटेनमेंट पढ़ के नहीं आए हैं, आप यार दोस्तों से मिल के आए हैं। अब क्या करिए, आधा घंटा अपना घूमिए, खाना वाना खा लीजिए 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 3 घंटा कंटिन्यूअस पढ़िए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके। तो 6 बजे के बाद का टाइम मेंस के लिए और 6 बजे से पहले का टाइम पीटी के लिए, यही तरीका फॉलो करिए। और इस तरीके को फॉलो करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन तक ऐसा चलते रहेगा, पढ़ने की आदत पड़ जाएंगी, नोट्स आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आज हमने सिलेबस बताया, कल तो टॉपिक बताएंगे ना, तो एक टॉपिक आगे बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो जब पढ़ाई से आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है तो कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। बस अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। नहीं, अब ये नहीं कहा जाता है। और बाकी जितनी भी बातें आपके पास है सबको जीरो मान लीजिए, नए सिरे से फ्रेश तरीके से शुरू करिए, सब समझ में आएगा। और समय के अनुसार एक एक करके सब सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा। एक दिन ये 8 कॉपी बन जाएगा, मेंस के क्लास में 6 कॉपी बन जाएगा, ठीक है। कई बार मान लीजिए टीचर आगे पीछे होते हैं, कई बार ऐसा होता है टीचर आगे पीछे हुए, तो आगे पीछे हुए तो दोबारा फिर क्लास टीचर बदलते हैं। जो भी थोड़े बहुत भी आगे पीछे हुए तो दोबारा तो चेंज होते हैं ना, वो चेंज होते हैं तो उसकी जगह पे और अच्छे टीचर आते हैं, तो उनका भी क्लास मिलता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो 8 कॉपी पीटी का और 6 कॉपी मेंस का बन जरूर जाएगा, और आपकी समझदारी के साथ बन जाएगा, समझ के साथ बन जाएगा, और उसको फिर याद करिए, टेस्ट वगैरह होते रहता है, ठीक है। कल फिर 8 बजे हम लोग मिलेंगे, बिहार इकोनॉमी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिहार बजट को, ठीक है। थैंक यू।